Hello everyone, welcome to BPSC Concept Wala. A very good morning to all of you. Today is 29th of July and we will see the important news articles from the newspaper The Indian Express. तो आज का जो हेडलाइन है वो सबसे पहला हेडलाइन ये है कि हमारे हरियाणा की जो मनु भाकर हैं वो सी सेलिब्रेटिंग आफ्टर विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल। उन्होंने 10 मीटर पिस्टल विमेंस फाइनल राउंड में फ्रांस ओलंपिक में समर ओलंपिक में एक मेडल जीत लिया है। सो दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। उसके बाद प्राउड मोमेंट के साथ साथ एक ट्रेजिक मोमेंट भी है कि कैपिटल ट्रेजिडी 2 ग्रेजुएट्स 1 PhD स्टूडेंट फ़ोन कॉल्स टू 3 स्टूडेंट्स। आपको पता होगा कि कल बहुत ही बुरा घटना हुआ दिल्ली में। वहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट है राव IAS स्टडी सर्कल, वहाँ के बेसमेंट में लाइब्रेरी था और उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर गया जिसमें बहुत सारे बच्चे एज पर द गवर्नमेंट डेटा 3 स्टूडेंट्स है ना उसमें वो डूब के उनका डेथ हो गया। आपको नहीं लगता कि ये सब खेल रुकना चाहिए? अभी बस ब्लेम चल रहा है कि कभी एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट को बोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को सेंटर, LG को LG, BJP, कांग्रेस, आप, ये सब चल रहा है, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के तैयार नहीं कि किसके कारण से हुआ। आपको नहीं लगता हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है? हमको रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स की ज़रूरत है कि कोई एक आदमी हो, कोई एक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ब्लेम गेम ना खेले। ठीक है, खैर बी स्टैंड फॉर देम, है ना। जो भी हो सकता है हम लोग की तरफ से किया जाएगा। आप लोग भी जाइए, मिलिए, है ना। थोड़ा है तो बहुत ही मतलब सोचने, पहली बार सुन के कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि कोई कमरे में लाइब्रेरी में डूब के कैसे डूब सकता है। खैर, सो दीज आर द टुडेज न्यूज़पेपर। ये सब हम देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सुन के कलेजा काँप जाता है कि क्या हो गया है ना। सो वेलकम बैक गाइज। Today is 29th of July. So alright, the first news is the same. Capital tragedy, 2 graduate और 1 PhD student. ये 3 थे, एक यूपी के, एक शायद केरला के और एक आंध्रा के। 3 बच्चे जो थे वो उनका डूब के उनका डेथ हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट इंडियन ओलंपिक शूटिंग मेडल आफ्टर लंदन 12। ठीक है, इंडिया के पास पहला ओलंपिक शूटिंग मेडल हमारा कह सकते हैं कि हम शुरू कर दिए हैं, और लेमन की भाषा में कहा जाए तो हमारा बोहनी हो चुका है। अगर हम बात करें मनु भाकर की, ये कहाँ की रहने वाली है? इनका जो है मनु भाकर वो हरियाणा की रहने वाली हैं। इनका गांव का नाम है गोरिया जो कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये क्या है? शूटर है। मनु भाकर ये शूटर हैं। ठीक है, इन्होंने क्या जीता? ब्रोंज मेडल जीता इन 2024 समर ओलंपिक्स। ये किस में जीता? विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में, और ये 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड भी जीत चुकी हैं, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा बात करें 2024 समर ओलंपिक्स की, तो ये कहाँ हो रहा है? ये पेरिस फ्रांस में हो रहा है। कब से कब हो रहा है? 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक चलेगा। फ्लैग बीरर कौन थे हमारे? शरत कमल और PV सिंधु। शरत कमल और PV सिंधु। शरत कमल TT खेलते हैं और PV सिंधु बैडमिंटन खेलती है, और इसका जो मस्कट है वो क्या है? फ्रिगीज़ PHRYGES। ये एक वहाँ का क्या है? हैट है। जब वहाँ रिवॉल्यूशन चल रहा था उस समय लोग हैट पहना करते थे, ये उसको फ्रिगीज बोलते हैं। वही वहाँ क्या है? शुभंकर है। ठीक है, आगे आपको चलते हैं अगले न्यूज़ पे। इथेनॉल यूज इन पेट्रोल नाउ मोर फ्रॉम मेज डैमेज फूड ग्रेन देन शुगर, है ना। कि जो इथेनॉल है, इथेनॉल को हम क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन अल्कोहल या ड्रिंकिंग अल्कोहल भी इसी को कहते हैं। आपको क्या बताना है? इसका केमिकल फार्मूला का नाम क्या होता है? केमिकल फार्मूला क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग सब साइंस में पढ़े होंगे, जनरल साइंस में, केमिस्ट्री में। क्या होता है ये? इसका जो केमिकल फार्मूला वो बताइएगा। इसको क्या बोलते हैं हम? ड्रिंकिंग अल्कोहल या फिर ग्रीन अल्कोहल बोलते हैं। ये क्या होता है? ये वोलेटाइल इन नेचर होता है, फ्लेमेबल इन नेचर होता है, और कलरलेस लिक्विड होता है। अगर वोलेटाइल की बात करें, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे तो वो खुद से क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? वोलेटाइल इन नेचर। फ्लेमेबल, उसमें तुरंत ही आग पकड़ लेगा। ठीक है, और कलरलेस। तो क्या बोला गया है कि सीरियल्स ग्रेन्स हैव बीन ओवरटेकन शुगर केन। जो प्राइमरी हम लोग जो पहले इथेनॉल निकालते थे वो किस चीज़ से निकालते थे? शुगर केन से। क्यों? टू ब्लेंड इन पेट्रोल में ब्लेंड करने के लिए। ठीक है, ताकि जो हमारा डिपेंडेंसी है ऑन द फॉरेन कंट्री टू इंपोर्ट ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट और क्रूड ऑयल, उसका डिपेंडेंसी क्या हो? कम हो। इसके लिए हम लोग ने क्या E20 E30 का मतलब क्या है? इथेनॉल ब्लेंडिंग इन 30%, इथेनॉल ब्लेंडिंग इन 20%, E10, है ना। इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल इन 10%। सो सेम थिंग। तो क्या बोला जाए कि करेंट सप्लाई ईयर में
अगर हम देखेंगे नवंबर 23 और अक्टूबर 24 के बीच में, तो शुगर मिल और डिस्टिलरी सप्लाई 401 करोड़ लीटर, 401 करोड़ लीटर का क्या है, इथेनॉल को क्या किया है, सप्लाई किया है टू वाइल मार्केटिंग कंपनीज, है ना, टिल जून 30। ऑफ दैट 211 करोड़ 211 करोड़ लीटर जो है, या कहें कि 32.7% ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन यूज्ड मेज एंड डैमेज फूड ग्रेन। आपको एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि मेज और डैमेज फूड ग्रेन, जैसे जो चावल होता है ना, हमारा जो राइस है, वो जो जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है, थोड़ा सड़ गया है या टूटा हुआ है या ओल्ड राइस है, बहुत पुराना हो चुका है, उससे हम क्या बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं। भाई शुगर केन बेस्ड फीड स्टॉक मोलासिस, मोलासिस क्या होता है, गुड़, है ना, चीनी, वो जो शुगर केन से गुड़ बनता है वो, एंड द होल जूस सिरप अकाउंटेड फॉर द रिमेनिंग 190 करोड़ लीटर। तो आप क्या देखेंगे कि 211 करोड़ लीटर जो है, 52.7% जो है इथेनॉल प्रोडक्शन किससे हुआ है, मेज और डैमेज फूड ग्रेन से। सो यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट, यू कैन यूज दिस डेटा इन योर मेंस आंसर, कि कहीं पे आप कोट कर सकते हैं कि हमारा जो फूड इथेनॉल प्रोडक्शन है वो पहले हमारा किस चीज़ पे डिपेंडेंट था, शुगर केन पे, बट नाउ 52.7% ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड यूजिंग मेज एंड डैमेज फूड ग्रेन्स लाइक राइस, ब्रोकन राइस, है ना, एक्सेट्रा। बस यही ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले न्यूज़ पे। अगले न्यूज़ क्या देखेंगे कि मोडेम्स ऑफ कैलेरिडियो 700 ओल्ड मॉन्ट बिरियल सिस्टम ऑफ अहम डायनेस्टी, है ना, क्या ये कहाँ है, ये है आसाम में, ठीक है। इसको क्या दिया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, कहाँ, आसाम में, ठीक है। तो मोडेम्स क्या होता है, पहले आपको ये बता दे रहे हैं। मोडेम्स क्या होता है, एक बिरियल सिस्टम है। जैसे आप सुने होंगे इजिप्ट का जो ममीज होते हैं, वहाँ का क्या है, इजिप्ट में जो रखा जाता है पिरामिड के अंदर जो ममीज रखा जाता है, सेम लाइक प्रोसेस है वो, कहाँ, आसाम में क्या है, ये भी क्या है, एक बिरियल ऑफ डेड का एक प्रोसेस है, कि जो लोग वहाँ के जो डेड पीपल होते हैं, जो डेड लोग होते हैं, उनको ब्यूरी करने का एक तरीका है, और बहुत ही पुराना तरीका है। उसको हम क्या बोलते हैं, मोडेम्स। जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोडेम्स, ब्यूरियल ऑफ डेड। ये क्या है, एक ट्रेडिशनल टुमुलस ऑफ द अहोम रीजन है ना। आसाम का जो अहोम रीजन है, वहाँ का एक क्या है, ये ट्रेडिशनल टुमुलस है, ट्रेडिशनल टुमुलस, ठीक है। इसको हम कंपेयर किससे करते हैं, इजिप्ट का जो पिरामिड है, इजिप्टियन पिरामिड से, PYRAMID, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अहोम्स कौन थे, है ना, या उसको अहोम्स को हम क्या बुलाते हैं, थाई अहोम्स, है ना। तो अहोम्स की अगर हम बात करें तो अहोम्स कौन है, एक इथनिक ग्रुप है, कहाँ पाए जाते हैं, असम और अरुणाचल एरिया में। और वी कैन से कि ब्रह्मपुत्रा रीजन जो है हमारा, ब्रह्मपुत्रा रीजन, उस रीजन में पाए जाते हैं कौन सा, अहोम्स क्या है, एक एथनिक ग्रुप है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये एडमिक्स्ड डिसेंडेंट हैं किसके, थाई पीपल हु रीच्ड द ब्रह्मपुत्रा वैली, है ना। कहाँ से मिलनी बोला जाता है कि हमारा जो, अगर आप देखेंगे इंडिया का मैप इस तरह से देखेंगे, तो ये जो रीजन है, ये जो और ये चाइना का रीजन है ना, और ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट रीजन। तो साउथ ईस्ट रीजन और चाइना से, यहाँ से जो लोग माइग्रेट करके आए ना, थाई पीपल, ठीक है, उन्हीं के डिसेंडेंट बोला जाता है, वो क्या है, अहोम, या इनको क्या बोला जाता है, ताई अहोम, है ना। प्रोनाउंसिएशन माइट बी डिफरेंट, सॉरी फॉर दैट, बट हम इसी ऐसे ही पढ़ पा रहे हैं। और इसके अगर नोटेबल पर्सन की बात करें कि अहोम जो है ग्रुप, उसमें कौन कौन से है, तो आप सुने होंगे लचित बरफुखान का नाम, है ना। आप रिसेंटली सुनेंगे रंजन गोगोई जो हमारे क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, तरुण गोगोई जो एक नोटेड लॉयर हैं। ये सब किस कम्युनिटी से ही आते हैं, वो अहोम कम्युनिटी से ही आते हैं। अब देख लेते हैं कि ये है क्या, मोडेम्स ऑफ कोलोराडो। ये 7 ईयर ओल्ड मॉन्ट बिरियल सिस्टम है, किसके द्वारा, अहोम डायनेस्टी के द्वारा। नाउ ये पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। आपको ये बताना है कि यूनेस्को कब बना, ठीक है। चलिए हम बता दे रहे हैं, यूनेस्को 1945 में बना, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, जहाँ की अभी समर ओलंपिक चल रहा है, ठीक है। चलिए आप बताइएगा कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट कब बना, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट दिया जाता है, ये कब बना गया, ठीक है। ये किस चीज़ में दिया जाता है, कल्चरल प्रॉपर्टी कैटेगरी में दिया जाता है। चलिए ये भी हम भी आपको बता दें, ये 1972 में, अगर हमको ठीक से याद आ रहा है तो 1972 से ये लिस्ट बना, जिसमें किसी भी कंट्री को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा जाता है। आपको ये बताना है कि हमारे इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, ठीक है। आप जाके देखिएगा, जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, है ना। ऑलराइट, वो आप देखेंगे कि जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो क्यों दिया जाता है, आप पढ़ेंगे। उसके बाद ये दिया जा रहा है कि स्पेशल थैंक्स टू वर्ल्ड हेरिटेज कमिटमेंट। फर्स्ट कल्चर हेरिटेज साइट है नॉर्थ ईस्ट का, ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का
पहला कल्चरल हेरिटेज साइट कौन सा बना है? मोडेम्स ऑफ कैलेरेडियो। ठीक है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि सेट इन द फुट हिल्स ऑफ पटकाई रीजन, है ना। पटकाई रीजन जो है ईस्टर्न आसाम में, ये जो आसाम है, आसाम का ईस्टर्न पार्ट है वो क्या है? पटकाई रीजन में द साइट ऑफ कंटेन्स द रॉयल नेक्रोपोलिस ऑफ द ताई अहोम। आपको क्या बताए थे? ताई अहोम किसको बोलते हैं हम? अहोम को ही। ठीक है, उसके बाद 6600 ईयर्स द ताई अहोम क्रिएटेड मॉडेम्स। क्या है? एक बीरियल मोन्ड्स है। ये आप सर्च करिएगा ना मॉडेम्स, तो आपको गूगल पे जाके सर्च करके देखिएगा इसका फोटो कैसा दिखता है। फोटो लगाना भूल गए हम। एसेडेंटिंग द नेचुरल टोपोग्राफी ऑफ हिल्स, इस तरह का ऐसा पहाड़ जैसा बना देते हैं और ऐसे छोटा सा एक ये दरवाजा जैसा होता है ना। फॉरेस्ट एंड वाटर दस फॉर्मिंग ए सेक्रेड ज्योग्राफी। और ये क्या है? 98 मॉडेम्स ऑफ डिफरेंट साइज आर फाउंड विद इन द साइट, है ना। वहाँ 90 मॉडेम्स मिले हैं, है ना। थर्ड बर्ड हेरिटेज साइट ऑफ आसाम आफ्टर काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क। तो अगर आप देखेंगे दिस इज द मैप ऑफ आसाम, और मैप आसाम में देखेंगे तो कितने हेरिटेज साइट हो गए? 3, है ना। कौन कौन सा? मानस नेशनल पार्क, है ना, काजीरंगा, और तीसरा ये चैराडियो, है ना, मॉडेम्स ऑफ चैराडियो। ये ध्यान रखिएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हाउ एजुकेटेड मदर्स ऑफ यंग किड्स कैन बी एसेट फॉर निपुण। और ये बोलेंगे कि क्यों एकाएक क्यों आ गया इस पे? तो 29 जुलाई 2020 को हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। आज क्या है हमारा? इसका 4था एनिवर्सरी है। उसी पे बोला गया है कि वन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 2020 का की का जो रिकमेंडेशन था वो क्या था? कि बाय द टाइम चिल्ड्रेन रीच ग्रेड 3, जब वो क्लास 3 तक आते हैं, ग्रेड 3 तक आते हैं, दे हैव एक्वायर्ड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल। कि जब कोई बच्चा तीसरा क्लास में पढ़ रहा होता है तो कम से कम उसको क्या आना चाहिए? फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरिक स्किल्स इतना तो आना ही चाहिए। ये किस में बोला गया था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जो हम लॉन्च किए थे कब? 29 जुलाई 2020 में। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया कि टू दिस एंड, इसी को ठीक करने के लिए, इसी को हम अचीव करने के लिए सेंटर लॉन्च व्हाट? निपुण। वी ऑल्सो हैव ए निपुण। हम लोग भी एक निपुण हमारा चलता है, कोर्स है। निपुण क्या है? निपुण हमारा मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स है। ठीक है, आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे हम अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, बट लगा कि ठीक है आपको बताना चाहिए। जब तक मेरा ऐसा मानना है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता बीपीएससी का, तब तक आपको आंसर राइटिंग करते रहना चाहिए। इस बार हम क्या रखे हैं? शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्प। इसमें आपको हर एक वीक में मात्र एक ही सवाल लिखना होगा, और ये पूरे महीने चलेगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, डीआई, ज्योग्राफी, आईआर, ऐसे सब कुछ इंक्लूड किया गया है। और ये क्या है? ये काइंड ऑफ ए रिवीजन है। जो भी निपुण लिख रहे होंगे उनको पता है कि निपुण में क्या होता था, एक सप्ताह में 2 आंसर्स लिखना होता था। इस बार हम लोग क्या करें, उसको हाफ कर दिए हैं, और क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, जो सिमिलर टाइप का रहेगा, ताकि आपको लिखने में ज़्यादा भार ना पड़े, ज़्यादा इधर उधर पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो जस्ट लाइक ए रिवीजन। तो कंसीडर टू ज्वाइन दिस, राइट। अब आते हैं हम अपने निपुण जो यहाँ है। निपुण का मतलब क्या होता है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। भारत मिशन, निपुण भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था? जुलाई 5, 2021। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब किया गया था, तो 29 जुलाई 2020। और निपुण कब? जुलाई 5, 2021, उसके 1 साल के बाद। ठीक है, द मिशन हैज बीन एनर्जेटिक इंप्लीमेंटेशन टू मेनी स्टेट। लेकिन क्या हुआ कि हियर वी फोकस ऑन पेरेंट्स। तो बोला जा रहा है कि हाँ, वहाँ के जो भी टीचर हैं, स्कूल है, टीचर ट्रेनिंग दिया गया कि कैसे बच्चों को हम कम से कम बेसिक जो लिटरेसी और न्यूमरेसी का जो है क्लास 3 तक, ग्रेड 3 तक जाते जाते उसको सिखा दें, उसके लिए किया गया। लेकिन इस जो आर्टिकल में वो क्या बात किया है कि हेयर वी फोकस ऑन पेरेंट्स, कि पेरेंट्स का रोल क्या हो जाता है, स्पेशली द मदर्स ऑफ यंग चिल्ड्रन। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, उनकी माँ का रोल क्या हो जाता है बिटवीन एज ऑफ 4 and 8। 4 से 8 साल के बच्चों की जो माँ होती हैं, उनका क्या रोल हो जाता है, उनके पेरेंट्स का क्या रोल हो जाता है, उनका इन्वायरमेंट, उनके फैमिली का क्या रोल हो जाता है, टू सी हाउ देयर कंट्रीब्यूशन कैन हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग चिल्ड्रंस लर्निंग जर्नी। अब देखते हैं 2 डेमोग्राफिक ट्रेंड को। ट्रेंड क्या बोल रहा है कि स्कूल का जो इनरोलमेंट लेवल है बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, 6 से 14 साल के बच्चों का जो अगर हम देखेंगे इनरोलमेंट लेवल इन स्कूल की, इनरोलमेंट लेवल का मतलब क्या होता है कि कितने इस उम्र के बच्चे, 6 से 14 साल के बच्चे, अगर 100 बच्चे में देखेंगे तो कितने बच्चे स्कूल में इनरोल्ड हैं और वो जा रहे हैं। तो बोला गया क्या कि हैव सोन ए रिमार्केबल राइज इन द लास्ट फ्यू डिकेड। अगर आप देखेंगे लास्ट फ्यू डिकेड में, तो एक रिमार्केबल क्या है, राइज है। इसमें एक किसका भी हाथ आता है, सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 में लॉन्च किया गया था, विद द लॉन्च ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इन 2001, है ना। स्कूल इनरोलमेंट जो लेवल है वो बढ़ के कितना हो गया, 90% इन रूरल इंडिया बाय अर्ली 2000। अगर हम 2000 में देखेंगे तो
हमारा जो रूरल इंडिया में इनरोलमेंट रेट था वो कितना हो गया था 90%। द पुश फॉर यूनिवर्सल एजुकेशन ये सब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक आता है ASER रिपोर्ट। आपको ये बताना है कि ASER रिपोर्ट जो है किसके द्वारा दिया जाता है ना, ये किस चीज़ का रिपोर्ट होता है, ठीक है। तो ASR रिपोर्ट के हिसाब से बोला जा रहा है क्या कि जो सर्वे होता है उसमें क्या करते हैं, जो भी स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनका सर्वे किया जाता है कि कितने बच्चे इनरोल हुए हैं, है ना, किस एज ग्रुप के हैं, कितने बच्चियां इनरोल हुई हैं। तो जितना भी बच्चे इनरोलमेंट स्कूल चिल्ड्रन के बारे में जो भी इनरोलमेंट होता है उसका सर्वे करता है। आप इसके बारे में पढ़िएगा, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट। और ये सर्वे कौन करवाता है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब दीजिएगा। कमेंट किया करो यार, कमेंट नहीं करते हो क्या मेरे लिए कमेंट कर रहा है? नहीं, ये कमेंट आपका अपने लिए होता है, ठीक है, आपका खुद का ग्रोथ के लिए, राइट। आगे चलते हैं। क्या बोला गया कि द नंबर ऑफ सच मदर्स टू हैव स्टडीड बिटवीन ग्रेड 5 बियॉन्ड ग्रेड 5 जम्प्ड फ्रॉम 35% टू नियरली 60%। क्या बोला गया कि 2010 से 2022 के बीच में देखा गया है कि द नंबर ऑफ सच मदर्स टू हैव स्टडीड बियॉन्ड ग्रेड 5, वैसे बच्चों की माँ जो ग्रेड 5 से या ग्रेड 5वां तक या 5वां से 8वां तक पढ़ी हुई हैं, उनमें बच्चों का जो इनरोलमेंट था वो 35 से परसेंट वर्ष के 60% हो चुका है नियरली। क्यों? क्योंकि अगर उनकी माँ पढ़ी लिखी है, कहा जाता है ना कि अगर घर में एक महिला पढ़ती है तो अगला जनरेशन पूरा पढ़ जाता है। ये कहावत है, गांव में कहा जाता है कि इसलिए बेटी को पढ़ाओ, है ना। अगर घर की बेटी पढ़ गई तो आपका अगला जनरेशन खुद से सुधर जाएगा, लेकिन अगर घर का बेटा पढ़ता तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगला जनरेशन सुधरेगा, ठीक है। तो सेम लाइक दैट कि बोला गया कि जिनकी माएँ वैसी मदर्स जो पढ़ी लिखे, कहा था ग्रेड 5 और बियॉन्ड जम्प फ्रॉम 35% टू नियरली 60%। इनफैक्ट in 2010 less than 10% of young rural mothers have completed more than 10 years of schooling by, ठीक है। बोला जा रहा है कि अगर हम देखेंगे 2010 तक का तो 10% से भी कम जो थी वो छोटे जो एज ग्रुप है 6 to 8 एज ग्रुप ऑफ बच्चों की जो माँ थी वो कंप्लीटेड 10 years ऑफ स्कूलिंग बाई। बट अगर 2022 में देखेंगे दिस नंबर वॉज बेल ओवर 20%। मतलब क्या कि बच्चे की जो माँ हैं अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो बच्चे का इनरोलमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दैट्स वाई वी डू सर्वे, कि हम सर्वे में क्या देखेंगे, जब डेटा आएगा तो क्या देखेंगे कि अगर इतना % ऑफ बच्चे का इनरोलमेंट हुआ है, इनकी माएँ कितनी पढ़ी लिखी हैं, तो आप एक एनालिसिस बना सकते हैं ना कि अगर उनके पेरेंट्स अगर पढ़ लिख ले रहे हैं तो उनके बच्चे भी वो क्या कर रहे हैं, दे आर इम्फेसाइजिंग कि उनका बच्चा भी पढ़ लिख ले, अच्छा बने, है ना। सो वही स्टेट दिया गया है। इसमें हम बिहार का देखेंगे तो इसमें बिहार का क्या है कि मदर्स ऑफ यंग चिल्ड्रेन टू हैव स्टडीड बियॉन्ड ग्रेड 5। अगर हम बिहार में देखेंगे तो ये क्या है 2010 में दिखा रहा है, ब्लू वाला क्या दिखा रहा है 2010 का डेटा, और रेड वाला क्या दिखा रहा है 2022 का डेटा। तो 22.3% जो महिलाएं थी जो वो क्या थी, पढ़ी लिखी थी। लेकिन अगर हम 2022 में देखेंगे तो वो क्या है 43.3। सो इट्स अ वेरी गुड ग्रोथ इन बिहार ऑल्सो। उसके बाद क्या देखेंगे, हाउ एवर यंग वीमेन इन इंडिया आर नॉट ज्वाइनिंग द लेबर फोर्स एट अ रेट कंपेरेबल टू द रेस्ट ऑफ एजुकेटेड वर्ल्ड। और भी दुनिया से अगर हम कंपेयर करेंगे इंडिया को तो यहाँ क्या देखेंगे, जो भी यंग वीमेन होती हैं, जो पढ़ी लिखी होती हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन क्या लेबर फोर्स। वो लेबर फोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहती, वो चाहती हैं कि कुछ वैसा काम हो जहाँ एजुकेशन का काम हो। किसके द्वारा ये डेटा बताया गया है? डेटा ये बताया गया है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा ऑफ PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, है ना, 22-23 का। उसके हिसाब से क्या बोला गया है कि ओवरऑल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पार्टिसिपेशन रेट है किस चीज़ का, लेबर फोर्स का, 100 लोग हैं जिसमें कितनी महिलाएं और कितनी पुरुष जो हैं उनका पार्टिसिपेशन है, तो वही बोल रहा है कि ओवर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR शोज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विच इज लुकिंग फॉर ए जॉब इन इंडिया इज ओनली 37%। कि लेबर फोर्स में अगर हम पार्टिसिपेशन देखेंगे तो ओनली 37% ऑफ जो है इंडिया में जो है वो जॉब चाह रहे हैं इन रूरल एंड 24 इन अर्बन इंडिया, है ना। ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मेंस के लिए, कहीं भी कोट कर सकते हैं। वीमेन एम्पावरमेंट पे बात आए, चाहे वीमेन इन लेबर फोर्स की बात आए, वीमेन इन एजुकेशन की बात आए, तो आप ये लिख सकते हैं कि यंग वीमेन इन इंडिया आर नॉट ज्वाइनिंग द लेबर फोर्स एट द रेट कंपेरेबल टू द रेस्ट ऑफ एजुकेटेड वर्ल्ड एंड आवर overall female labor force participation, the percentage of population which is looking for a job in India is only 37%. If we talk about in rural areas then 41.5%, and if we talk about in urban area then it is 25.4% only. उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि फॉर वीमेन इन द 15 to 29 एज ग्रुप द LFPR इज इवन लोअर एट 24.5%। इन रूरल इंडिया में बात करेंगे तो 25.8% एंड 20.8% इन अर्बन इंडिया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि लिवरेजिंग एजुकेटेड मदर, कि एजुकेटेड मदर को करने के फायदे क्या हैं, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, है ना, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। लास्ट में क्या बोला गया है,
आप किसी भी जब भी कोई ये आर्टिकल पढ़िए ना तो उसका लास्ट को जरूर पढ़ा करिए, उससे आपको समझ में आएगा, उसको आपको एक समझदारी बढ़ेगी कैसे कंक्लूड किया जाता है पूरे आर्टिकल को, है ना। तो वो क्या बोला, द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ फैमिलीज, है ना, स्पेशली मदर्स, शुड बी फर्दर इंकरेज टू मीट द गोल्स ऑफ द निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन कब आया था? जुलाई 5, 2021 को। फॉर यंग चिल्ड्रन टू ग्रो एंड थ्राइव नथिंग कैन बी मोर पावरफुल देन टीचर्स एंड मदर्स ज्वाइनिंग हैंड। क्या बोला जा रहा है कि यंग बच्चों को ग्रो करने के लिए, है ना, जो हमारा फ्यूचर ऑफ इंडिया है उसको ग्रो करने के लिए, एंड थ्राइव नथिंग कैन बी मोर पावरफुल दैन टीचर्स और मदर। अगर उन जो बच्चे हैं उनके टीचर और उनकी माएँ अगर दोनों अच्छे से पावरफुल हो जाएं, ज्वाइनिंग हैंड दोनों मिलजुला के काम किया जाए, तो हमारा जो आने वाला फ्यूचर है देश का, आने वाला जो जनरेशन है देश का, वो क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा और बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो इसका जो भी ये डेटा है उसका नोट्स बना लीजिएगा, बाकी को खुद से पढ़िएगा, आपका जरूर थॉट डेवलप करेगा। राइट, अब आते हैं आगे, आपको फिर से बता देते हैं कि ये हमारा जो निपुण जो मॉड्यूल है वो मेंस आंसर राइटिंग का है, प्रैक्टिस का है, मॉक दिया जाता है जिसमें सब्जेक्ट वाइज सप्ताह में एक एक है, ये मिनी निपुण कह सकते हैं, कंसीडर टू बी ज्वाइन। अब आते हैं अगला पे, अगला क्या है कि गाजाज टेल आमेर नाउ ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वाई दिस मैटर, क्यों ये मैटर कर रहा है। ये क्या है, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये क्या है, रूइंस ऑफ मोनेस्ट्री ऑफ सेंट हिलेरियन। ठीक है, क्या बोला गया है कि वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी है वो फ्राइडे को क्या डिसाइड किया, इंडिया में भी दिया गया, किसको, असम में, है ना। तो इसमें बोला जा रहा है कि पैलेस्तीन को का जो साइट है टू टेल आमेर ऑफ बोथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर ड्यूरिंग 46 सेशन ऑफ न्यू दिल्ली, दोनों में शामिल किया गया। किस चीज़ को, कहाँ का, फिलिस्तीन का एक साइट है तिल उमर आमेर, है ना, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी और लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर ड्यूरिंग 46 सेशन दोनों में शामिल किया गया, है ना। वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर कि वहाँ का जो हेरिटेज है उसको देखभाल नहीं किया जा रहा, वो डेंजर में है, और दूसरा हेरिटेज साइट भी है कि बहुत हेरिटेज वाला जगह है, दोनों में शामिल किया गया। कहाँ का है, पैलेस्तीन का। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, बोला जा रहा है कि ये 4th सेंचुरी का मोनेस्ट्री है ना, सिचुएटेड इन द कोस्टल ड्यून्स ऑफ द न्यूसरत म्यूनिसिपैलिटी जस्ट 10 किलोमीटर साउथ ऑफ गाजा सिटी। द एंशिएंट क्रिश्चियन मोनेस्ट्री और फाउंड इन द 4th सेंचुरी ऑफ हिलेरियन द ग्रेट 291 to 371 सी, कंसिडर्ड बाई द सम ऑफ द फादर ऑफ पैलेस्टीन मोनेस्टिसिज्म। बॉर्न इन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बॉर्न इन कहाँ, ये क्या है कि द रूइंस जो है वो क्या कॉम्प्राइज 5 सक्सेसिव चर्च है, जिसमें 5 सक्सेसिव चर्च हैं, बात है सेंचुरी कॉम्प्लेक्सेस है, ज्योमेट्रिक मोइसिक्स है ना, एक्सपेंसिव क्रिप्ट है। क्रिप्ट क्या होता है, अंडरग्राउंड, वो क्या बोल सकते हैं उसको, अंडरग्राउंड चैम्बर कह सकते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्ट। मेकिंग द मॉन्स्ट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द मिडिल ईस्ट, ये क्या बनाता है, मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द मिडिल ईस्ट में क्या है, ये हेरिटेज साइट है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड। ठीक है, हमारे लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट था कि फिलिस्तीन का जो है वो क्या है, टेल उमर आमेर, उसको क्या मिल गया है, दोनों चीज़ में इंक्लूड किया गया है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में भी और दूसरा लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर में भी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी आज हम मैप पे देखेंगे गाजा, है ना, पैलेस्तीन, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं राइट टू बी फॉरगेटन, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इंडिया डज नॉट हैव ए स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर द प्रिस्क्राइब द राइट टू बी फॉरगेटन। द सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ एग्रीड टू हियर केस दैट विल लाइकली शेप द कंटूर्स ऑफ दिस राइट। क्या बोला गया कि लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया है जिसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट सुनेगी कि राइट टू फॉरगेटन जो है हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए या नहीं। इसको यूरोप में क्या बोलते हैं, राइट टू इरेजर। ठीक है, अब ये 3 जज का बेंच बना है जिसको लीड कौन करेंगे, हेडेड बाई हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब, है ना, और वो चैलेंज करेंगे किसको, मद्रास हाई कोर्ट के। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज राइट टू बी फॉरगेटन, क्या होता है राइट टू बी फॉरगेटन। तो राइट टू बी फॉरगेटन कैन बी लूजली डिस्क्राइब्ड एज राइट टू रिमूव वन डिग्निटी फुटप्रिंट। आपका इंटरनेट पे कुछ ऐसा सर्च है जो आपको लगता है कि मेरे ये डिग्निटी इंटीग्रिटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, और आप चाहते हैं कि इसको इंटरनेट से और हर जगह से आर्काइव से हटा दिया जाए, इसी को क्या बोलते हैं, राइट टू बी फॉरगेटन। और ये अभी तक है इंडिया में नहीं। ठीक है, तो इसी पे सुनवाई होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करती है वो देखना है। ठीक है, तो आपको राइट टू बी फॉरगेटन क्या होता है ये समझना चाहिए कि वैसा राइट है ना जिसमें क्या है कि राइट टू बी फॉरगेटन कैन बी लूजली डिस्क्राइब राइट टू रिमूव वंस डिग्निटी फुटप्रिंट फ्रॉम इंटरनेट सर्च एटसेट्रा वेयर इट वायलेट्स द राइट टू प्राइवेसी। जहाँ पे क्या, जो आपका राइट टू, ये किससे रिलेटेड है, राइट टू प्राइवेसी। आपको बताना है कि राइट टू प्राइवेसी इज कम्स अंडर विच आर्टिकल, है ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ कहाँ पे मेंशन किया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन May 2014 लग्जमबर्ग
वेस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन, हाईएस्ट कोर्ट मैटर्स, ये सब है ना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इन व्हाट इज कॉमनली रेफर्ड एज गूगल स्पेन केस जो है ना, गूगल का एक स्पेन केस है, उसके बारे में बोला गया है कि कोर्ट रूल्ड ऑन प्ली ऑफ स्पेनिश लॉयर मारियो कॉस्टेजा have to Google remove information from 1998 regarding the forced sale of his property due to social security debt, कि गूगल के पास डेटा था किनका, वहाँ के एक लॉयर थे, तो उनको फोर्सली बोला गया कि गूगल से इनका जितना भी डेटा है उसको रिमूव करिए, ताकि क्यों, क्योंकि वो उनके राइट टू प्राइवेसी को क्या कर रहा था, ये राइट टू प्राइवेसी को ये कर रहा था, राइट टू प्राइवेसी उनका उससे वायलेट हो रहा था, राइट। अब हम देखते हैं ये सब साइटिंग आर्टिकल 7 आर्टिकल किसका है, यूयू चार्टर का, है ना, यूरोपियन यूनियन का चार्टर है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि इंडिविजुअल रिक्वेस्ट टू रिमूव, क्या क्या रिमूव करने के लिए बोला गया, रिमूव करने के लिए बोला कि अपीयर टू बी इनएडिक्वेट, इररिलेवेंट और नो लॉन्गर रिलेवेंट और एक्सेसिव इन द लाइट ऑफ द टाइम दैट हैव इलैप्स्ड, इंफॉर्मेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंडिविजुअल्स राइट टू कंट्रोल एंड लिमिट हर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज नाउ वाइडली रिकॉग्निशन ऑफ यू लॉ में, अब ये वाइडली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ठीक है। ये आर्टिकल 17 जो है वहाँ का GDPR का है ना, यूरोपियन यूनियन का हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि बोला जा रहा है कि फॉर विक्टिम्स ऑफ सो कॉल्ड रिवेंज पॉर्न टू इंडिविजुअल्स हुज पर्सनल केस और ऑन द इंटरनेट द राइट टू बी फॉरगेटन इज क्रूशली रेमेडी। रिवेंज पॉर्न क्या होता है कि जैसे आपकी कोई पार्टनर रही हैं, आपकी वाइफ हैं या कोई भी हैं, या आपके जो मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर हैं, आप जब रिलेशनशिप में थे तो सब ठीक था, लेकिन जब रिलेशनशिप खत्म हुआ तो उनका पर्सनल फोटो अगर आप उनके बिना सहमति के इंटरनेट पे डाल दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिवेंज पॉर्न। उनका कुछ सेंसेशनल फोटो है, उनका कोई पर्सनल फोटो जो उनके बिना सहमति के है, तो वो क्या होता है, रिवेंज पॉर्न कहा जाता है, ठीक है। हाउ इज द राइट इंटरप्रिटेटेड इन इंडिया, इंडिया में क्या इंटरप्रेट किया, कैसे किया जाएगा, वो बोला जाएगा कि इन इंडिया देयर इज नो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, हम अभी तक हमारा कोई स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क नहीं है जो क्या प्रिस्क्राइब करता है, द राइट टू बी फॉरगेटन। अरे यार ये कचड़ा वाला भी ना एकदम जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना उसी समय आता है ना, खैर। However, all the constitutional right need to be written in black and white until 17 में जो जजमेंट आया था जस्टिस केस पुत्ता स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें क्या बोला गया था, राइट टू प्राइवेसी दिया गया था, क्या कि राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट, प्लेसिंग इट एज ए फेसेट ऑफ द लाइफ ऑफ राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तीनों को बोला गया था। एंड दीज वेर द ऑल्सो क्वेश्चन ऑन द राइट टू प्राइवेसी अकॉर्डिंग टू अकरिंग ओपिनियन ऑफ पुत्तास्वामी रूलिंग बाय जस्टिस SK कॉल मेंशन क्या किए थे कि राइट टू बी फॉरगेटन, जस्टिस कॉल सेड दिस राइट डज नॉट मीन दैट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अर्लियर एग्जिस्टेंस टू बी obliterated. It would only mean that an individual who is no longer desires to his personal data to be proceed or stored should be able to remove it from the system where the personal data or information is no longer necessary, relevant or incorrect एंड सर्व नो लॉन्गर लेजिटिमेट इंटरेस्ट, है ना। जस्टिस कॉल के द्वारा ये बोला गया था किस चीज़ के बारे में, राइट टू बी फॉरगेटन के बारे में, ठीक है। जस्टिस कॉल्स ऑल्सो गेव ए लिस्ट ऑफ वैलिड जस्टिफिकेशन फॉर द राइट टू बी फॉरगेटन टू बी वायलेटेड, कि किस किस केस में राइट टू बी फॉरगेटन जो है वायलेट होता है, वो क्या है, एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन, फॉर कंप्लीट विद लीगल ऑब्लिगेशन, फॉर द परफॉर्मेशन ऑफ टास्क कैरिड आउट इन पब्लिक इंटरेस्ट, है ना, on the ground of public health, archiving purposes of the public interest, scientific and historic research purpose, scientific purpose, the establishment of exercise and defense of legal claims, etc. How have courts ruled the issue? तो लैंडमार्क केसेस है जिसमें अगर 1994 में देखेंगे तो आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट तमिलनाडु में क्या बोला गया था कि टॉक्ड अबाउट अ राइट टू बी लेट अलोन, है ना, कि किसी को अकेले छोड़ देना एक उसका क्या है, राइट है, राइट टू बी लेट अलोन, कि ए सिटीजन हैज़ द राइट टू सेफगार्ड द प्राइवेसी ऑफ हिज ओन, वो अपना प्राइवेसी, अपने फैमिली का प्राइवेसी, अपने शादी का प्रोसीजर, मदरहुड, चाइल्ड बियरिंग एंड एजुकेशनल एमंग अदर मैटर्स। नन कैन पब्लिश एनीथिंग कंसर्निंग द एबव मैटर्स विदाउट हिज कंसेंट वेदर ट्रूथफुल और अदरवाइज, या तो ट्रूथफुल हो या अदरवाइज हो, लेकिन राइट टू बी क्या है, लेट अलोन का जो है उसमें क्या है कि कोई आदमी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने शादी, मदरहुड, चाइल्ड बियरिंग, ये सब के बारे में वो क्या है, उसका कंसेंट बहुत ज़रूरी है। अब इसमें कुछ केसेस है कि मोस्ट केसेस जो है जो सेवरल हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है जो कन्फ्लिक्ट करता है एक दूसरे को, क्या क्या है कि एक 2017 में केस हुआ था क्या, धर्मराज भानुशंकर देव वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में क्या गया था कि पिटिशनर हैड आस्क्ड गुजरात हाई कोर्ट की कि उसका जो डिटेल है ना, डिटेल ऑफ हिज एक्विटल इन मर्डर एंड किडनैपिंग केस, है ना, कोई आदमी थे धर्मराज जी,
आदमी हैं वो क्या बोले कि जो मेरे ऊपर जो एक्विटल दिया गया था, एक्विटल क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ में लॉ आपको बिना एविडेंस के बोला जा रहा है कि चलिए आपको आप पे कोई केस लगाया गया, किस चीज़ का, मर्डर का, किडनैपिंग का, लेकिन कोर्ट आपको क्या कर दी, वरी कर दी, एक्विट कर दी, एक्विटल कर दी, तो आप मतलब आप पे कोई केस नहीं रहा, सेइंग दैट इट हैज़ कम टू ड्यूरिंग, बट आपका जो वो लिखा हुआ है कि आप पे ये चार्ज लगाया गया था, है ना, तो वो बोला है उसको रिमूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका ऑस्ट्रेलियन वीज़ा जो है अप्लाई करना था, जो बार बार क्या हो रहा था, कैंसिल हो जा रहा था, इसके लिए तो कोर्ट क्या रिफ्यूज कर दिया गया, ग्रांट हिम, है ना, द कोर्ट रिफ्यूज टू ग्रांट हिम रिलीफ होल्डिंग द कोर्ट ऑर्डर्स अलाउड टू बी इन पब्लिक डोमेन। दूसरा केस इसी तरीके का क्या है कि ये कर्नाटका हाई कोर्ट का 17 में है, जिसमें कोर्ट क्या बोला कि although the court did not substantially engage the jurisprudence of the right to be forgotten, it is said that the ruling is keeping with the trend of Western countries where they follow this as a matter of rule in sensitive cases involving women in general। उसका 21 में हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक दिया गया जजमेंट, उसमें क्या बोला गया कि एक्सटेंड द राइट टू बी फॉरगेटन टू इवन क्रिमिनल केसेस बाई allowing a rule involving जोरावर सिंह मुंडी, अमेरिकन लॉ स्टूडेंट, जिस पे केस किस चीज़ का लगा गया था, इन्वॉल्विंग नार्कोटिक्स का, है ना, तो बोला गया उस पर कि उस पर जो भी चार्जेज है, उसका जो भी हिस्ट्री है उसको हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो उसका सोशल लाइफ और उसका करियर प्रोस्पेक्ट में क्या करेगा, ये दिक्कत करेगा, इसके लिए। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि दोनों का जो केस है वो क्या है, कन्फ्लिक्टिंग है, दोनों हाई कोर्ट का। इसी सेम तारीख उड़ीसा हाई कोर्ट में बोला गया कि 2020 में कि भाई हेलिंग ए क्रिमिनल केस विच इन्वॉल्व रिवेंज पॉर्न, आपको बताया था रिवेंज पॉर्न क्या होता है ना, कि सेट दैट लीगल पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग फॉरगेटन ऑनलाइन और ऑफलाइन क्राई फॉर द वाइड स्प्रेड डिबेट। इस पर एक बहुत लंबा डिबेट चल गया था 2020 में जो केस हुआ था, तो उसी पे बोला जा रहा है, उसमें क्या बोला था हाई कोर्ट, इट इज ऑल्सो एन अनडिनाइबल फैक्ट दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट टू बी फॉरगेटन इज ए थ्रोनी इशू इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी and technological nuances. It cries for a clear-cut demarcation of institutional boundaries and redress of many delicate issues which hitherto remain unaddressed in Indian jurisdiction। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि डिफरेंट जो है हाई कोर्ट है उसमें जो कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट दिया गया है, उसी पे अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस पे जजमेंट देती है। आगे आते हैं, एमंग द पेट्रोलियम आइटम क्रूड ऑयल कुड बी ब्राउट अंडर जीएसटी फर्स्ट। ये कौन कह रहे हैं? ये सीबीआईसी के चेयरमैन है। कौन है चेयरमैन? संजय कुमार अग्रवाल। हमारे लिए बस यही इंपॉर्टेंट है कि सीबीआईसी क्या है। सीबीआईसी क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चेयरमैन आपको बता दिए संजय कुमार अग्रवाल है। ये आपका क्या है? सीबीआईसी के बारे में है। कहाँ से लिया गया है? ये वेबसाइट से लिया गया है सीबीआईसी के। बोला जा रहा है क्या कि सीबीआईसी जो है इनडायरेक्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है ना, ईस्ट वाइल सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम था जब पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट, ये खुद से पढ़ लीजिएगा। ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट एंड मैनेजमेंट। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में देखेंगे तो क्या आ रहा है कि एडिशनल सेक्रेटरी है और यहाँ पे क्या है? सीबीआईसी है और यहाँ पे ये भी है क्या है? चेयरमैन है। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, ये फ्लो चार्ट हमको इंपॉर्टेंट लगा, एक बार देख लीजिएगा। कभी कभी आप देख सकते हैं, आपको नॉलेज बढ़ेगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए। अब आते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ में। प्लेसेस इन न्यूज़ में हम क्या देखेंगे? क्या बोला जा रहा है कि इजराइल से 12 किल्ड इन हिजबुल्लाह रॉकेट स्ट्राइक इन गोलान हाइट्स। तो हम क्या देखेंगे? इजराइल देखेंगे, गोलान हाइट्स देखेंगे, गाजा स्ट्रिप देखेंगे। तो आते हैं सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप पे। ये हमारा वर्ल्ड मैप है, देखेंगे इंडिया से किस तरफ पड़ता है। ये हमारा क्या है? प्यारा भारत इंडिया। यहाँ से हम देखेंगे तो ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इजराइल किस में आता है? एशिया में ही आता है। तो ये जो एरिया है इसी को हम जूम करके देखने वाले हैं। दिस एरिया ये इंडिया से किस तरफ पड़ेगा? वेस्टर्न, ठीक है, रेड सी और अरबियन सी और ये मेडिटेरियन सी। तो ये जो एरिया है इसी को हम देखेंगे। तो इसका जूम करके ये आपके लिए लाया गया है। इसमें आप क्या देखेंगे कि दिस इज इजराइल, दिस इज मेडिटेरियन सी, ये जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरेबिया, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये इजराइल है, ठीक है, और ये इजिप्ट है। तो यहाँ से जो ये बाउंड्री है, यहाँ से क्या हो जाता है? अफ्रीका शुरू हो जाता है। ये जो क्या है? एशिया है। तो यहाँ से जो इजराइल है, इजराइल के बगल में एक छोटा सा जो देखेंगे वो क्या है? गाजा स्ट्रिप, ठीक है। ये क्या है? गाजा स्ट्रिप। और गाजा स्ट्रिप के बाद ये देखेंगे ये जो पूरा है वो क्या है? ये जो एरिया है वो क्या है? इजराइल है। और ये जो ग्रीन वाला आप देखेंगे वो क्या है? वेस्ट बैंक है, ठीक है। और दिस इज जॉर्डन, दिस इज सीरिया और दिस इज लेबनान। अगर हम बात करेंगे, आपको यहाँ पे एक वाटर बॉडी यहाँ पे दिख रहा होगा, एक वाटर बॉडी यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो वाटर बॉडी है वो क्या है? लेक तिबरिस, है ना। इसको सी ऑफ गेटली भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये जो है ये क्या है? डेड सी है। डेड सी को अगर हम देखेंगे तो किससे किससे बाउंड्री टच कर रहा है? वेस्ट बैंक, इजराइल और जॉर्डन,
वेस्ट बैंक, इजराइल और जॉर्डन। जॉर्डन का कैपिटल कहाँ है? अमान, ठीक है। इजराइल का कैपिटल कहाँ है? जेरूसलम, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि गाजा, ठीक है, गाजा स्ट्रिप कहाँ है? ये है गाजा स्ट्रिप, और गाजा स्ट्रिप किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ इजराइल, और ये मेडिटेरियन सी से क्या है? इसके बैंक पे है। वेस्ट बैंक की बात करेंगे तो दिस इज वेस्ट बैंक, और ये क्या है? इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, और ये बोल सकते हैं ये क्या है? लैंडलॉक है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया दिखाया गया है, अल खलील है ना, बायत लहम, जेरिको, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में पूछ देगा आपसे प्रीलिम्स में, तो ये सब याद रखिएगा कि कहाँ है। नहरिया है ना, हैफा पोर्ट, हैफा पोर्ट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, किसका? इजराइल का। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो हमारे लिए आपको क्या बता दिया, ये 2 वाटर बॉडी है, नीचे क्या है? डेड सी, और ऊपर क्या है? लेक टिबेरिस, ठीक है, लेक तिब्रिस। आपको ये दिख रहा होगा एक नदी यहाँ से क्रॉस करती है, जो ये टच करती है, जो बाउंड्री भी बनाती है, तो वो नदी का नाम क्या है? जॉर्डन रिवर, जॉर्डन रिवर। तो जॉर्डन रिवर का माउथ का बात करेंगे तो जॉर्डन रिवर का माउथ कहाँ है? ये डेड सी में, और जॉर्डन रिवर इंड कहाँ करता है? लेक तिब्रिस में, ठीक है। अगर आप डेड सी की बात करेंगे, आपको बता दिया बाउंड्री वेस्ट बैंक, इजराइल एंड जॉर्डन, यहाँ माउथ है जॉर्डन रिवर का। अगर हम बात करेंगे लेक तिब्रिस की, तो इधर इजराइल है और इधर क्या है? गोलन हाइट्स। सो दिस इज गोलन हाइट्स, ओके। अगर हम बात करेंगे फिलिस्तीन का, कि कैसे 1947 से लेकर अभी तक में इजराइल उस पर वो कैसे उसका लैंड धीरे धीरे लिया, तो 1947 का मैप जो देखेंगे तो ये है मैप, ये पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था, ठीक है। और ये वाइट वाला जो देखेंगे वो क्या है? ज्यूइश लोग का सेटलमेंट है, और ग्रीन वाला देखेंगे वो क्या है? फिलिस्तीन का सेटलमेंट है। लेकिन कैसे देखिए, ज्यूइश छोटा सा होने के बाद धीरे 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 बढ़ते गया, है ना। पार्टीशन प्लान देखेंगे तो इजराइल इतना बड़ा हो गया, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाला बचा वो क्या है? फिलिस्तीन का सेटलमेंट बचा। उसके बाद 1949 से 1969 के बीच में देखेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी गाजा स्ट्रिप, और ये वेस्ट बैंक बनते आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसी तरीके से अभी का देखेंगे तो ये पूरा जो है वो इजराइल बन गया, छोटा सा ये गाजा स्ट्रिप बना है, और ये क्या बच गया? वेस्ट बैंक। तो कैसे आप देख रहे होंगे 1940 से लेकर टिल नाउ कैसे ज्यूज और पैलेस्टीन वाला जो लैंड है उसका जो डिस्प्यूट है कैसे ग्रीन से वाइट हो गया, ठीक है। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। सो आज का डिस्कशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से जो भी सवाल का पूछा गया है, आपको क्या बताना है? आपको बताना है इजराइल, लेबनान, है ना। आपको बताना चाहिए सीरिया और जॉर्डन का कैपिटल बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि जॉर्डन और सीरिया का कैपिटल कहाँ है ना, और लेबनान का, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कल। ओके, टाटा, बाय बाय।